जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी पहली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने की जरूरत है। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिटर्न फाइल करने के बाद ही एफबीआर का नोटिस रिसीव हो जाए और उसमें कुछ गलतियां वो आइडेंटिफाई करे, जिसके बाद फिर आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़े या फिर उसको एक्सेस डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड करने पड़े। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनटीएन रजिस्ट्रेशन का। जैसे ये आपको पता है कि आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं आपको आईआरएस पे लॉगिन करना पड़ता है। इसकी स्क्रीन में आपके सामने आपको दिखा देता हूँ। ये आईआरएस की वेबसाइट है। यहाँ पे अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं तो आपको लॉगिन होता है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको किस तरह मिलता है ये हम पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ एनटीएन बनाने का तरीका। आप न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब पे जब क्लिक करते हैं तो आगे फॉर्म ओपन होता है। इस फॉर्म को आपने फिल करना होता है। उसके बाद आपका एनटीएन क्रिएट कर दिया जाता है और आपको ईमेल रिसीव होती है कि आपका ये पासवर्ड है और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको यूज करते हुए आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एनटीएन बनाना ही मैटर नहीं करता, एनटीएन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो भी बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल काफी लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि उनका एनटीएन किस डेट पे बना। जैसे कभी की लॉर्ड को आप डाटा पर प्रोवाइड किया 2025 अभी चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका एनटीएन 2022 से चल रहा हो, आपका रजिस्टर्ड हो एफबीआर के रिकॉर्ड में, लेकिन आपको इसका आइडिया ना हो क्योंकि आपकी जो रिटर्न फाइलिंग है या आपके जो टैक्स केसेस है वो आपका लॉयर देख रहा है और उसने आपको रजिस्टर कर दिया था और रिटर्न फाइल नहीं की। तो इस केस में अब अपने एनटीएन की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आप किस तरह देख सकते हैं। वेरिफिकेशन की टैब में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपने एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करना है या सीएनआईसी नंबर डालना है और उसके बाद आपको आपका ये साथ वाली स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो बता दी जाएगी कि आप किस डेट पे रजिस्टर्ड हुए थे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि आप 2022 में जो है एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है लेकिन आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, तो टेक्निकली एफबीआर आपको इन 2-3 सालों का नोटिस कर सकता है और आपसे कह सकता है कि अपनी रिटर्न फाइल करो, जिसमें फिर आपको 2022 का डाटा, 2023 का डाटा, 2024 और अभी 2025 जो चल रहा है, जो भी जून में खत्म होगा, इन 4 सालों का डाटा वो आपसे मांग सकता है क्योंकि आपने एनटीएन 2022 का बनाया हुआ लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं की। सबसे पहले तो आपको अपने इन 4 सालों का जो डाटा है वो कंपाइल करना है कि आपकी क्या इनकम थी, कितने आपके एसेट्स थे, क्या आपके अगेंस्ट आपने कोई लोन वगैरह लिए हुए थे, वो सारी डिटेल, अगर आपके कोई बिजनेस चला है तो उसके एक्सपेंसेस इनकम की डिटेल आपको कंपाइल करनी है। उसके बाद ही जाके आप अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे जो कि है आपका रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसीजर है। उसके अंदर आप अपना डाटा कंपाइल करेंगे और उसमें जितने भी आपके लीगल या जो भी एक एविडेंसेस डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे अगर आप अपनी इनकम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट आपका जो बिजनेस अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, या अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो भी आपके पास अपने सैलरी जिस अकाउंट में आती है उस अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो आपके नाम पे टैक्स जमा हुए हैं उनकी सीपीआर कॉपीज या एटलीस्ट आपके एम्प्लॉयर ने जो टैक्स सर्टिफिकेट आपको दिया है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप वो सारा डाटा एफबीआर को प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनकी डिटेल हो, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जैसे आपके बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल्स हैं, उसके अलावा आपके ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं जो मेजर आपके हुए हैं वो आपके पास नोटेड होने चाहिए। आपने क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसका डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपने कोई अगर लोन लिया उसका आपने जो मार्कअप पे किया है उसकी डिटेल और सारा लोन स्केड्यूल आपके पास मौजूद होना चाहिए। सेकंड स्टेप के बाद आपने थर्ड स्टेप जो मेजर एक टास्क है वो क्या करना है कि एमआईएस डिटेल आपने अपनी चेक करनी है कि आपके नाम पे एफबीआर के पास कौन सा रिकॉर्ड अवेलेबल है, मतलब आपके नाम पे कौन सा टैक्स जमा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं अपने आईआरएस के ऊपर लॉग इन करूं मैं अपने पासवर्ड, क्योंकि जब आप अपने एमआईएस की डिटेल तब चेक कर सकते हैं जब आपके पास पासवर्ड और सीएनआईसी आपका रजिस्टर हो गया है। आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करते हुए आईआरएस के ऊपर लॉग इन करना है। उसके बाद आपको अगली स्क्रीन पे यहाँ पे एमआईएस ऊपर यहाँ नजर आ रहा है लिखा हुआ, इस पे आप क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके मल्टीपल टैब्स हैं जिसमें आपके एसेट्स हैं, सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि आपके नाम पे कितना टैक्स जमा हुआ है एफबीआर के पास, जो रिपोर्ट हुआ है कि आपको आपके नाम पे कितनी टैक्स पेमेंट एफबीआर को रिसीव हुई है। यहाँ पे आप उसको डेट रेंज प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं अभी कहता हूँ कि मैंने टैक्स ईयर 2024 का देखना है तो टैक्स ईयर 2024 स्टार्ट हुआ मेरा यकम जुलाई से। यकम जुलाई पे जाके मैं स्टार्ट करूंगा अपनी डेट और इसको मैं एंड कर रहा हूँ 30 जून के ऊपर। तो मेरा ये 2024 का जो डाटा है वो मुझे सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि मेरे नाम पे कितना टैक्स है जो कि एफबीआर को रिसीव हुआ है। इसको मैं जब सर्च करूंगा तो ये सारा डाटा मेरा यहाँ पे लोड हो जाएगा जिसके मुताबिक मैं अपनी रिटर्न फाइल फिर कर सकता हूँ। ठीक है, ये थर्ड स्टेप आपका आ गया। मतलब मिनिमम डाटा आपने ये तो लाजमी प्रोवाइड करना है जो कि एफबीआर के रिकॉर्ड में आ रहा है। यहाँ से एक तरह से आप उसको रीचेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो सैलरी अर्न की या आपने जो अपनी इनकम अर्न की बिजनेस करके उसके ऊपर आपको जो टैक्स जमा हुआ
क्या वो उतना ही है जितना एफबीआर के पास जा रहा है, या अगर उससे ज्यादा है तो बेहतर है कि आप सारा रिपोर्ट कर दें, क्योंकि पहली रिटर्न में आपको अपना मैक्सिमम जितना भी डाटा आपके पास अवेलेबल है वो सारा रिपोर्ट कर देना चाहिए। उसकी भी रीजन मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड पॉइंट के बाद आपने क्या करना है, जो आपके एसेट्स की डिटेल है वो आपने कंपाइल करनी है, कि जो आपके एसेट्स हैं जो आपके नाम पे हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी है, आपका प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, उसके बाद आपके पास कोई प्रीशियस आइटम जैसे गोल्ड है, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या घर की जो फर्नीचर वगैरह की चीजें हैं, इन सब का आपने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारा घर की वैल्यू कितनी थी जिस टाइम ये परचेज किया गया था। तो आपके पास कोई रजिस्ट्री या कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पर जो डेट लिखी हुई है, आप उस डेट के मुताबिक उसके एस्टिमेटेड जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो आप मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल लें, ताकि आप वहां पे कुछ एंटर कर सकें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जीरो हरगिज ना लिखिएगा। इसको लिखने का नुकसान ये होगा, कल को जाके आप अपनी वो प्रॉपर्टी जब सेल करेंगे तो सेल करते हुए आपका जो गेन निकलेगा, गेन मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सेल में से आप अपनी कॉस्ट या मतलब परचेज वैल्यू लेस करते हैं तो आपका निकलता है गेन। अगर आपने ये जीरो रखी होगी तो आपको 100% सेल वैल्यू पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होगी तो आपकी सेल में से ये अमाउंट लेस हो जाएगी, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उस पे आपका टैक्स अप्लाई हो रहा होगा, जो कि कुछ हद तक आपकी टैक्स सेविंग में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है तो आपने उसको अपनी रिटर्न में गोल्ड लिख के ही डिक्लेयर करना है, ज्वेलरी या कोई भी और नाम से नहीं लिखना। अगर आप गोल्ड लिख के डिक्लेयर कर रहे हैं, कल को जाके आप उसको जब सेल करते हैं तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 100% ये आपका एग्जेम्प्ट होगा, 0% टैक्स आपका अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, इसकी रीजन क्या है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, सेक्शन 37 है कैपिटल एसेट्स का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट, उसको बेचने पे आपको टैक्स लगेगा। लेकिन ज्वेलरी के अंदर सिर्फ गोल्ड नहीं आता, ज्वेलरी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आती है, उसके अलावा आपका जो डायमंड है या और आपके सिल्वर वगैरह है, ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अगर आप अपने गोल्ड को एज अ ज्वेलरी लिख के डिक्लेयर करेंगे तो उसको बेचने में फिर आपको टैक्स अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपने अपने गोल्ड को एज अ सिंपल गोल्ड लिख के डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर उसको बेचने पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि काफी लोगों को नहीं पता होता, या काफी लोग उसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं मल्टीपल वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ पहले भी, दोबारा से बता रहा हूँ कि अपनी रिटर्न में गोल्ड अगर आपने दिखाना है तो उसको एज अ गोल्ड ही लिखना है, ज्वेलरी नहीं लिखना, ताकि आप फ्यूचर में जब उसको बेचे तो कोई आपको टैक्स ना देना पड़े। लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है, आपने जो अपने एसेट्स, इनकम और सारी डिटेल जो रिपोर्ट करनी है वो आईआरएस के ऊपर जाके करेक्ट हेड ऑफ इनकम में आपने रिपोर्ट करनी है। मतलब ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी की इनकम को बिजनेस में दिखा रहे हो, या आप सर्विसेज की इनकम को कैपिटल गेन के हेड में दिखा रहे हो, अदर सोर्स में दिखा रहे हो, उससे आपके टैक्स की जो रेट्स हैं उस पर काफी फर्क पड़ता है। तो इसके ऊपर भी डिफरेंट वीडियोस हैं मेरे चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कोई भी इनकम किस हेड में फॉल कर रही है, वो सारी चीजें हमें देखना जरूरी है। लास्ट में मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया कि आप अगर पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको मैक्सिमम एसेट्स और अपनी इनकम डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट रिटर्न फाइल होती है उसमें एफबीआर आपको थोड़ी सी लेवरेज देता है, थोड़ा सा आपको छूट देता है कि आप जितने एसेट्स दिखाना चाह रहे हो दिखा दो। क्योंकि एक बंदा अपने 20 22 या 25 साल की उम्र जाके पहली रिटर्न फाइल करता है तो उसने जितनी भी पहले अपनी जिंदगी गुजारी है उसमें कोई ना कोई उसने एसेट्स, कोई गिफ्ट रिसीव किया हो, कोई कैश रखा हो, उसकी सेविंग हो, तो वो एफबीआर उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, ना उसको ये कह सकता कि ये गलत है। तो एफबीआर फर्स्ट रिटर्न पे कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसेट्स इसमें कैश है, बैंक बैलेंस जो है वो आप अपना एक्चुअली दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल बेसिस के ऊपर अवेलेबल है। जो आपके घर के इक्विपमेंट्स हैं उनकी वैल्यू आप दिखा सकते हैं। प्रॉपर्टी आपने लाजमी डिक्लेयर करनी है। उसके अलावा आपके पास कोई और अगर इन्वेस्टमेंट है शेयर्स की फॉर्म में, छुपाने की जरूरत नहीं है, आप उसको पहली रिटर्न में खुल के उसको एक्सप्लेन करें, दिखा दें। अगले साल जब नई रिटर्न फाइल करेंगे, सेकंड रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें फिर जो चेंज आएगा पहले दूसरे साल में, उस चेंज को सिर्फ एफबीआर चेक करता है। वो आपने अगर पहली रिटर्न में मैक्सिमम एसेट दिखा दिए होंगे जो आपके नाम पे हैं तो फिर अगले सालों में जाके आपको मसला नहीं आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आज की वीडियो में डिस्कस किए कि आपको पहली रिटर्न फाइल करने से पहले इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, ताकि आपको नेक्स्ट रिटर्न फाइल करते हुए कोई नोटिस रिसीव ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।